एग्जामिनेशन, अभी एग्जामिनेशन पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट, most myomas are discovered on the routine bimanual. Bimanual examination is nothing but the per vaginal examination or the abdominal examination. उसमें मायोमास डिस्कवर हो जाते हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपको क्या क्या मिलेगा? अनीमिया, एसबी ड्रॉप रहेगा पेशेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम, डिप्लीशन ऑफ द आयरन रिजर्व, रेयरली erythrocytosis. How it happens, it's rare condition, but due to the pressure on the ureters and the back pressure on the kidneys and the kidney से जो erythropoietin release होता है, which is which causes the erythrocytosis, तो ये हो सकता है इन रेयर कंडीशन। acute degeneration and the infection, इसमें क्या किसमें मिलेगा, इसमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे? रेज ईएसआर रहेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा रहेगा, ईएसआर बड़ा रहेगा अक्यूट डीजनरेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन में। इमेजिंग, जैसे मैंने बताया कि बायोमेनुअल एग्जामिनेशन में डायग्नोज होता है, लेकिन आपको अगर मन में डाउट है कि फाइब्रॉइड जैसे सिम्टम लग रहे हैं, सो गो फॉर ultrasonography is very helpful in confirming the diagnosis and excluding the pregnancy. पुराने जमाने में बहुत टेंशन होता था कि अभी ये गुल में है कि क्या है, मतलब प्रेगनेंसी है, तो 10 महीने के लिए रुकना पड़ता था, दशम मास में चिकित्सा बोला है उसका। तो अभी नाउ डेज अल्ट्रासोनोग्राफी, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक इज अवेलेबल। इफ यू हैव डाउट, तो ज्यादा सोचने से कि रक्त गुल में है कि ये क्या है, तो इतना सोचने से अच्छा है कि सोनोग्राफी कर लो, तो तुरंत ये हो जाएगा। 10 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी हेल्पफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस एंड एक्सक्लूडिंग द प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली इन द ओबेस पेशेंट। देन अगर सोनोग्राफी में नहीं हो तो अदर टेक्निक्स है, हिस्टेरोसोनोग्राफी है, सलाइन हिस्टेरोसोनोग्राफी, वो सब म्यूकस मायोमा के लिए स्पेशली किया जाता है। देन एचएचजी में भी, एचएचजी नॉट डन टू डायग्नोज द फाइब्रॉइड, बट समटाइम्स एक्सीडेंटली जब हम लोग इनफर्टिलिटी रूल आउट करते हैं तो शो it may show the intrauterine leiomyomas. MRI. MRI if required, otherwise unnecessarily don't burden the patient. Highly accurate in diagnosis, आपको proper size, location and number of myomas मिलेगा। IVP इसकी जरूरत नहीं है, अगर यूरेट्रल प्रेशर वगैरह सिम्टम्स रहेंगे तो ही। सो द मोर रिलायबल इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड, बाकी तो एक्सीडेंटली कभी कभी डिटेक्ट होता है, रिक्वायर्ड MRI। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, usually easily diagnosed, exclude pregnancy, exclude other pelvic masses। अभी other pelvic masses में ovarian CA, tubo-ovarian abscess, there are so many other things which can be used for the differential diagnosis. Endometriosis, adnexa omentum or the boil adherent to the uterus, exclude other causes of uterine enlargement. Other causes are adenomyosis, but the basic differentiating factor between the adenomyosis and fibroid is that the growth is irregular or the spherical in shape, whereas the adenomyosis, it is the uniform proliferation, in uniform growth of the uterus. That is adenomyosis, and the growth, it cannot exceeds beyond the 20 weeks size uterus। 20 weeks size uterus के beyond adenomyosis ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, but fibroid 40 weeks तक भी fibroid, रिप्स तक भी फाइब्रॉइड आके सब बढ़ सकता है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द फाइब्रॉइड एंड एडेनोमायोसिस। देन मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी, कंजेनिटल एनोमलीज और एंडोमेट्रियल CA, you can differentiate with these disorders। एक्सक्लूड अदर कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है तो हर बार फाइब्रॉइड रहेगा ऐसे नहीं। It may be due to endometrial hyperplasia, uterine sarcoma, ovarian CA, polyps, endometriosis, exogenous estrogen. So, endometrial biopsy or DNC is essential in the evaluation of abnormal bleeding। अगर सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड नहीं हो रहा है तो बाकी के DNC से आपको
एंडोमेट्रियल बायोप्सी और डायग्नोस्टिक डीएनसी से पता चल सकता है. व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस? The complications in pregnancy, as we discuss about the red degeneration, this is the common complication. So अभी if फाइब्रॉइड, अगर इफ पेशेंट इज नोन केस ऑफ फाइब्रॉइड या फिर एक्सीडेंटली डिटेक्ट हो गया फाइब्रॉइड, तो कीप सच पेशेंट्स ऑन द टोकोलाइटिक्स. मॉडर्न में रिटॉर्डिन हाइड्रोक्लोराइड एंड आइसोक्सोप्रिन हाइड्रोक्लोराइड्स, these are the drugs which are tocolytics. Tocolytics drugs which relaxes the abdominal, the uterine muscles, that are known as the tocolytics. आयुर्वेद में कौन से टोकोलाइटिक्स है? भाव प्रकाशोक्त गर्भिणी शूलहर योग, सैरक, एसटी मधु, गोक्षीर. इसका अगर काढ़ा बना के देंगे उसमें दूध के साथ, उसमें शहद डाल के और शक्कर डाल के, तो इट्स बेस्ट आयुर्वेदिक टोकोलाइटिक, तो मैनेज हो सकता है. आफ्टर द एक्यूट फेज प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू टू टर्म. सो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी में नेक्स्ट रहेगा ड्यूरिंग लेबर. क्या कॉम्प्लिकेशन रह सकते हैं? इफ फाइब्रॉइड इज देयर देन यूट्राइन इनर्शिया, माल प्रेजेंटेशन. फाइब्रॉइड की वजह से द स्पेस इज ऑक्यूपाइड, सो बच्चों को मूवमेंट के लिए स्कोप नहीं मिलता. सो माल प्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ बिग फाइब्रॉइड इज देयर, उसमें माल प्रेजेंटेशन के चांसेस रहेंगे. यूट्राइन इनर्शिया, अगर फाइब्रॉइड पहले से डायग्नोज है और टोकोलाइटिक्स चालू है, तो टोकोलाइटिक्स में ऑल्सो कॉज यूट्राइन इनर्शिया. देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बर्थ कैनाल in case of cervical fibroid, or the fibroid is located on the base of the uterus, then it causes the obstruction of the birth canal. Cervical or ischemic myoma and PPH. So if you are aware that fibroid is there and it's obstructing the birth canal, then cesarean section is the option. The complication in non-pregnant women, heavy bleeding, रक्त प्रदर रहेगा, heavy bleeding with anemia, पांडुता भी उसमें रहेगी. urinary or bowel obstruction, we had already discussed about the urinary and bowel obstruction. Then malignant transformation is rare, which is 0.1. There are chances of 0.1 to 0.5% only. Then ureteral injury or ligation is a recognized complication of the myomas. Sometimes it happens accidentally during surgery. No evidence that the combined oral contraceptive pills rises the size of myoma. ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, बट assume. Postmenopausal women on HRT must be followed up with the pelvic examination or ultrasound every 6 months. So ये सब होना चाहिए. HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. अभी गुल्म रक्तज गुल्म को फाइब्रॉइड के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स अगर देखे तो ऐसा नहीं लगता है कि फाइब्रॉइड, और क्योंकि रक्त गुल्म में जो एक सिम्टम जो दिखता है कि अमेनोरिया, लेकिन फाइब्रॉइड में तो हेवी ब्लीडिंग रहता है ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया. बट कौन से फाइब्रॉइड में? जो सबम्यूकोजल एंड पेडुंकुलेटेड सबम्यूकोजल में. तो एक सिम्टम से ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सीधा उससे कोरिलेट कर सके कि ये फाइब्रॉइड है. menstruating women including in fasting or using the excess of dry food, these are the causes. If a menstruating woman indulging in fasting, upavas, or using excess of dry food, ruksha ahar vihar, upavas, facing the fearsome events, bhaya, suppressing the natural urges, vega dharan, subjecting to the therapies which arrest the free outgoing of the blood and vomiting. ऐसी थेरेपी ये करना कि जिसमें दी ब्लड और वोमिटिंग, मतलब उसको सप्रेस
होगा, जैसे वमन का कुछ ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, विच अरेस्ट दी फ्री आउटगोइंग, वमन प्रॉपर नहीं हुआ, अयोग हुआ, मिथ्या योग हुआ, आउटगोइंग ऑफ ब्लड एंड ओमिटिंग, देन सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन डिसफंक्शन एटसेट्रा, दीज आर दी कॉजिटिव फैक्टर्स, हेतु है, ये सब हेतु है रक्त गुल्म के। वहां पे आउटगोइंग ऑफ ब्लड, कभी कभी आउटगोइंग ऑफ ब्लड इसमें एक्सपेक्टेड रहता है, उसको अगर अरेस्ट कर दिया कि जो बॉडी में दूषित रक्त बाहर जाना था वो नहीं नहीं रखे, बॉडी में रिटेन हुआ, तो इट कॉजेज द रक्त गुल्म। दिस इन टर्न लीड टू द अकरेंस ऑफ रक्त गुल्म फाइब्रॉइड। अभी उसको थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा इससे कोरिलेट करने का प्रयास किया गया है। हियर द पल्सेटिंग ट्यूमर gradually taking the shape of the round mass with pain and producing the features of pregnancy like amenorrhea, pigmented nipples, morning sickness, etc. आचार्य क्षारपानी stated that रक्तज गुल्म में फाउंड इन मेन ऑल्सो। आचार्य क्षारपानी ने तो बोल दिया कि मेन मेल्स में भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द बाकी सब आचार्यों ने इसे फीमेल्स में ही, क्योंकि गर्भाशय जो आशय है वो स्त्रियों में स्थित था, इसलिए उन्होंने उसके माना। खाली क्षारपानी ने उसे मेल्स में भी होता है ऐसे कहा है। ऑफन दिस प्रोड्यूसेस पेन एंड बर्निंग सेंसेशन विद द फीचर्स ऑफ पित्तज गुल्म। रक्तज गुल्म इज इजीली ट्रीटेबल आफ्टर 10 मंथ्स एज पर आचार्य चरक। अभी उन्होंने, वो जमाने में सोनोग्राफी नहीं था, अदर डायग्नोस्टिक मेथड्स वर नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई दे वर यूजिंग दिस टेक्निक की वेट फॉर द 10 मंथ्स, 10 महीने तक वेट करो, तब अपने को अगर प्रेगनेंसी रहेगा तो डिलीवरी हो जाएगा, नहीं है तो गुल्म है, तो अभी तो रुकने की जरूरत नहीं। सो दीज आर दी कॉजिटिव फैक्टर्स एंड द फीचर्स ऑफ रक्तज गुल्मा। संप्राप्ति हेतु सेवन, हेतु में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हु हैज रिसेंटली डिलीवर्ड, और ये कुमारिका और वृद्धा में रक्तगुल्म नहीं पाया जाता, चाइल्ड बीयरिंग एज में, युवती में ही रक्तगुल्म दिखाई देता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हु हैज रिसेंटली डिलीवर्ड, मतलब अभी प्रजाता है, हु मतलब जिन्हें अभी अभी ये है सूतिका है, डिलीवर किया है बच्चों को। हु अबॉर्ट्स आम गर्भ एबॉर्शन हुआ है। इंटेक्ट ऑफ वात आहार विहार रिमेनिंग विदाउट फूड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर कुछ भी नहीं खाया तो और वात प्रकोप हो जाएगा। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, फियर भय। अदर हेतु इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्तंभक द्रव्य का इम्प्रॉपर यूज, वमन हैविंग योनि रोग, योनि व्यापक का भी वर्णन किया। सो ऑल दीज आर दी हेतुज और दी कॉजिटिव फैक्टर्स। एग्रीवेटेड वायु एंटर्स इनटू योनि मुख and obstruct the menstrual blood, so it gets accumulated every month and as a result there is an enlargement of पुक्षी। अभी ये जो दूषित वायु है योनि मुख में जाता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और उससे क्या होता है, फिर गुल्म की उत्पत्ति होती है। सो दिस इज बेसिकली अ संप्राप्ति ऑफ गुल्म। सो डिफरेंस, अभी रक्त गुल्म और गर्भ में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या दिए? रक्त गुल्म अनग्रहित पिंडाकार, यहाँ पे स्पंदन है। दूसरे गर्भ में अंग सहित, यहाँ पे अंग रहित, मतलब ऑर्गन्स, यहाँ पे अंग रहित, यहाँ अंग सहित, गर्भ पिंड स्पंदन। यहाँ पे चित्र, यहाँ पे चीर कालिक स्पंदन। चीर मतलब चीरकालिक, अधिक काल तक स्पंदन रहते हैं इसमें नियतकालिक, इसमें चीरकालिक, इसमें नियतकालिक, एक पीरियोडिक उसमें रहता है। सशूल स्पंदन, रक्त गुल्म में सशूल पेन रहेगा और स्पंदन है लेकिन सशूल है। यहाँ शूल रहित स्पंदन, प्रेगनेंसी में शूल नहीं होगा, हो सकता है लेकिन वो दूसरे डिजीज के कारण रह सकता है, लेकिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो स्पंदन होते हैं वो शूल रहित स्पंदन रहते हैं। देन वृद्धि की गति अनिश्चित होती है। रक्त गुल्म में वृद्धि की गति अनिश्चित होती है, ग्रोथ।
ग्रोथ उसकी अचानक से भी बढ़ सकती है, उसका कुछ निश्चित नहीं होता। नियत क्रम प्रति मास मासानुमासिक जो वृद्धि दी है गर्भ की वो होती है। यहाँ मासे व्यतीत दशमे, इसकी चिकित्सा जो है 10 महीने बाद करने को बोला है, और गर्भ रहेगा तो 10वें महीने में उसका प्रसव हो जाएगा। तो ये अपने प्राचीन इसमें दिया है, लेकिन अपन अपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के लिए अपने को पता चाहिए कि ऐसे शास्त्र में जो वर्णन आए, लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ वो नहीं होता। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं उसके जनरल, उसमें फीवर, कफ, पेन, बॉडी एक, स्लीपनेस, लिथार्जी, स्टिलनेस, इडिमा ऑफ फीट, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, अनेमिया, एमेसिएशन, मतलब दौर्बल्य रहेगा, थकावट रहेगी, पैरों को सूजन रहेगी। दीज आर दी जनरल सिम्टम्स। डाइजेस्टिव सिम्टम में कोलिक रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। यहाँ पे उसको अतिसार, एनोरेक्सिया, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स क्या देखेंगे? ब्रेस्ट चेंजेस, जैसे कि हमने पहले देखा कि ब्रेस्ट में चेंजेस होता है। एरियोलर ब्लैकनेस वहां पर, इंक्रीज इन साइज ऑफ यूटरस, यूटरस का साइज बढ़ेगा। डिलेड क्वेरिंग विथ पेन एंड मूवमेंट लाइक अ सॉलिड मास। दो हृद, अपीयरेंस ऑफ अ लिनिया नेग्रा, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे लाइक प्रेगनेंसी। रिप्रोडक्टिव सिम्टम, अमेनोरिया, pain in uterus, foul smelling, vaginal discharge, accumulation of rakta in the uterus. So general symptoms, digestive symptoms, pregnancy related symptoms and the reproductive system. तो ये symptoms गुल्म में सिस्टम वाइज मैंने उसको मेंशन किया है। अभी जो गुल्म दिया है, रक्त गुल्म, उसका अगर बाकी सिम्टम्स देखेंगे तो प्रेगनेंसी में जो इट इज एनालॉगस टू दी मोलार प्रेगनेंसी, कार्नियस मोलर, हाइडेटिफॉर्म मोल, उसके साथ एग्जैक्टली मतलब मॉडर्न पैरामीटर और आयुर्वेद दोनों को मिला के अगर देखें तो मोलर प्रेगनेंसी के साथ वो कोरिलेट ठीक से करता है ऐसे दिखता है, क्योंकि बाकी सब सिम्टम उससे मैच होते हैं। और कौन से डिजीज है जिसके साथ ये कर सकते? तो pseudo pregnancy. Pseudo pregnancy is a condition sometimes the has patient has nearly all the usual signs and symptoms of pregnancy. Ovarian tumors are usually not associated with amenorrhea, but they are not caused due to the abnormality or collection of menstrual blood. ये उसमें menstrual blood के collection से नहीं होता, रक्त गुल्म menstrual blood के collection से होता है। So ये differentiating factor है। क्रिप्टोमेनोरिया, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, इतना ही कॉमन है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड और उसकी वृद्धि होती है। जैसे ही क्रिप्टोमेनोरिया इज नथिंग बट इन सिंपल लैंग्वेज इम्परफोरेट हाइमेन। अगर इम्परफोरेट हाइमेन है तो एक व्हेन आई वाज वर्किंग विद सिविल हॉस्पिटल ठाणे, आई गॉट द चांस टू ऑपरेट वन पेशेंट ऑफ इम्परफोरेट हाइमेन। तो वो टाइम पे अराउंड 2 लीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अंदर कलेक्ट हुआ था। तो वो सारे सिम्टम्स यहाँ पे कुछ दिए कि स्पंदन उसमें रहेगा, वृद्धि रहेगी, ये सब क्रिप्टोमेनोरिया के साथ भी सिम्टम्स दिखते हैं। सो अराउंड 2 लीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाज कलेक्टेड इनसाइड, तो उसके साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रोमायोमास ट्यूमर्स, जो कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे, सो आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द मेनोरेजिया रादर देन द अमेनोरिया। Now we'll move on to the treatment part. ट्रीटमेंट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है आयुर्वेद ट्रीटमेंट। तो इसमें डायग्नोसिस तो हम लोग मॉडर्न पैरामीटर से कर ले, क्योंकि फाइब्रॉइड दिस टर्मिनोलॉजी बेसिकली इज अ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। अपना डायग्नोसिस भी हो गया, सोनोग्राफी में देख लिया कि फाइब्रॉइड है। इफ द साइज ऑफ फाइब्रॉइड इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी शल्य कर्म भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, लेकिन मेरा कहना है कि औषधि चिकित्सा रादर देन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। below, if the size of fibroid is below 3 centimeter, go for Ayurveda treatment. If size is more than 3 centimeter, then शल्य कर्म, मायोमेक्टोमी वगैरह, शल्य कर्म रोगाधिकार,
उसका शल्य कर्म अधिकार उसका हो जाता है। तो जहाँ शल्य कर्म रिक्वायर्ड है वहाँ शल्य कर्म करना चाहिए। डिपेंड्स पेशेंट का एज वगैरह बाकी फैक्टर भी मैटर करते हैं यहाँ पे। सो आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन जो फाइब्रॉइड के लिए यूजफुल हो सकती है, तो कुबेराक्ष उसकी अभी संप्राप्ति यहाँ रहेगी। वात कफत दोष यहाँ पे है, दुष्य यहाँ पे है रक्त मांस और अल्प प्रमाण में मेद। तो अपने को लेखन चिकित्सा यहाँ पे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऐसे कौन से मेडिसिन है तो उसके लिए, और इसको हम लोग फाइब्राइड को थोड़ा ग्रंथि से भी कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि इट्स कैप्सुलेटेड ग्रोथ। जैसे हम कुबेराक्ष घनवटी पीसीओडी में भी देते हैं, तो इट इज यूजफुल इन पीसीओडी बिकॉज इट्स अ सिस्टिक ग्रोथ पीसीओडी में। तो यहाँ पे भी ये एनकैप्सुलेटेड है। तो कुबेराक्ष घनवटी, द मेजर कंटेंट, द मेन कंटेंट ऑफ दिस घनवटी इज लता करंस, कुबेराक्ष घनवटी। देन कांचनार गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल के बहुत अच्छे रिजल्ट है। आई हैव ट्रीटेड मेनी पेशेंट्स विद द कांचनार गुग्गुल एंड गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो कांचनार गुग्गुल यहाँ पे लेखन कर्म के लिए दे सकते हैं। वृद्धि बाधिका वटी है, भैषज रत्नावली में इसका वर्णन है। ताम्र भस्म, शंख भस्म, पारद, गंधक। तो वृद्धि बाधिका, वृद्धि को उसको रोकने वाली वटी है, सो उसे वृद्धि बाधिका वटी कहते हैं। वृद्धि बाधिका वटी एक अच्छा रिजल्ट है। आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी लीवर, अभी थोड़ा सा इसमें दीपन पाचन भी आवश्यक रहता है और पूरे जो लीवर का फंक्शन भी यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो अपना डाइजेशन वगैरह इम्प्रूव होता है। सो आरोग्यवर्धिनी वटी यहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं। कुमारी आसव, कुमारी आसव लेखन के लिए भी अच्छा है। सप्तामृत लोह दिया है क्योंकि अनीमिया के सिम्टम्स इसमें दिखते हैं ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग। फाइब्रॉइड में हेवी ब्लीडिंग होता है रक्त प्रदर में, तो पांडु के सिम्टम दिखते हैं। सो यू कैन ऐड दिस सप्तामृत लोह एंड कासिस भस्म, कासिस आदि भस्म प्लस दाड़ीमादी घृत के साथ टू ट्रीट दी अनीमिया कॉज ड्यू टू दी ब्लीडिंग कॉज बाय दी यूट्राइन। द मेन कॉजेटिव फैक्टर इज अगेन फाइब्रॉइड। हरिद्रा चूर्ण, हरिद्रा वृक्ष है, हरिद्रा वृक्ष है लेखन के लिए। तो हरिद्रा चूर्ण, इसमें से सभी मेडिसिन सिलेक्ट नहीं करना है, बेस्ड ऑन दी सिम्टम्स। अभी सिम्टम्स क्या है, सिर्फ ग्रोथ है, ब्लीडिंग नहीं है, तो यू कैन जस्ट प्रिस्क्राइब दी कुबेराक्ष घनवटी और कांचनार गुग्गुल और वृद्धि बाधिका वटी और एक कोई भी आम पाचक वटी। इफ अ ग्रोथ, उसकी साइज मतलब फाइब्राइड की ग्रोथ भी हो रही है और ब्लीडिंग है तो यू कैन ऐड टू स्टॉप द ब्लीडिंग हरित की आम्ल की रसांजन। रसांजन एक, हरित के आम्ल की रसांजन एक अच्छा फार्मूला है, उसमें आप लोद्र, नागकेशर और बोलबद्ध रस को ऐड कर सकते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। अगर अनीमिया भी है साथ में है तो आपको सप्तामृत लोह, कासिस भस्म, दाड़ीमादी घृत भी चालू करना पड़ेगा। सो इसमें घृतपान, गुल्म में घृतपान भी किया जाता है। सो तिक्तक घृत, कल्याणक घृत का पान इसमें हम लोग दे सकते हैं। धात्री और मरीच चूर्ण का भी अच्छा रिजल्ट है, धात्री और मरीच का चूर्ण। अभयारिष्ट, इफ कॉन्स्टिपेशन इज देयर, अनुलोमन, अनुलोमन अभयारिष्ट से अनुलोमन हो जाएगा। सो कॉन्स्टिपेशन प्रेशर सिम्टम से है, लेकिन जब तक फाइब्रॉइड का साइज कम नहीं होगा वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते रहेगा क्योंकि प्रेशर सिम्टम से कॉन्स्टिपेशन आ रहा है। लेकिन वात की गति को अनुलोमन करने के लिए और कुछ प्रेशर सिम्टम से आया जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव करने के लिए अभयारिष्ट हम लोग दे सकते हैं। अशोकारिष्ट, हेवी ब्लीडिंग है अशोकारिष्ट। रक्त प्रसादन भी इसमें आवश्यक है क्योंकि दुष्य में रक्त, मांस और अल्प में मतलब मेद, तो रक्त प्रसादन के लिए ये गलत हुआ है, सारी वासव है, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, सॉरी। सारी वाद्यासव और सारी वासव, रक्त प्रसादन। चंद्र प्रभावटी, फीमेल डिसऑर्डर में चंद्र प्रभावटी की तो अच्छा रसायन है, तो चंद्र प्रभावटी भी इसमें दे सकते हैं। नाग केशर लोद्र, मैंने जो फार्मूला बताया ना ब्लीडिंग के लिए बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला, ये मैं ब्लीडिंग के लिए हमेशा ट्राई करता हूँ और ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। नागकेशर, लोद्रा, आम्ल की, हरित की, रसायन।
रसायन का पाउडर लेने का, लेकिन इसमें नाग केशर और बोलबद्ध रस, ऑल दिस चूर्ण इन इक्वल क्वांटिटी, उसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके बोलबद्ध रस के साथ मिक्स करके देंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, अगर फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग है तो। बाकी कर्म में दीपन, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, रक्त प्रसादन के लिए मैंने बोला कि सारे वासव दे सकते हैं। देन वात कफहर ड्रग्स इसमें देना चाहिए। विरेचन गुल्म में करते हैं। बस्ती देना हो तो मधुर द्रव्य का बस्ती। रक्त मोक्षण, बाहु से रक्त मोक्षण रक्त गुल्म में दिया है कि बाहु से रक्त मोक्षण करो। उसका रीजन डिटेल में नहीं दिया है। उत्तर बस्ती कर सकते हैं अगर इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड हाइपरप्लाजिया उसमें है तो काशी सादी तेल का उत्तर बस्ती दे सकते हैं। डिपेंड्स, इसलिए उसकी अवस्था क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब देखकर सिलेक्ट होता है। ऐसे सब दिया मैंने ड्रग्स या ये सभी यूज होते हैं ऐसे नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन दिस कंडीशन, कौन से सिम्टम्स उसमें है। तो दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का एज क्या है, उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट डिसाइड होते हैं। पैरिटी क्या है, मतलब आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों में इसमें से कुछ पैरामीटर आयुर्वेद भी कंसिडर करता है। पैरिटी मतलब प्राइमी है, फैमिली कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। अगर इफ देर इज, अभी एज यहाँ पे कैसे मैटर करेगा बोलता हूँ। पेशेंट का एज अगर अराउंड 45 है और फाइब्राइड बहुत बड़ा है तो हिस्टेक्टॉमी कर सकते हैं। या फिर पेशेंट का एज एकदम चाइल्ड बीरिंग एज में है, पैरिटी मतलब एक भी प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तो आपको फाइब्राइड मतलब यूट्रस नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हिस्टेक्टॉमी नहीं एडवाइस कर सकते क्योंकि उसका फैमिली कंप्लीट नहीं है। तो सिंपली यू कैन गो फॉर दी मायोमेक्टॉमी। यहाँ पे प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है, प्रेगनेंसी में तो यूजुअली फाइब्राइड ऑपरेट नहीं करते। डिजायर फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी क्या है, उसके पे डिपेंड होता है कि मायोमेक्टॉमी करना है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना है या फिर सर्जिकल। पेशेंट का जनरल हेल्थ क्या है, सिम्टम्स कितने प्रोग्रेसिव है, साइज ऑफ द फाइब्रॉइड क्या है, लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आयुर्वेदिक पार्ट जो था मैंने कवर कर लिया, मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली। ओवर टू ऑर्गेनाइजर।